हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अनुराग शर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का मेरा टॉपिक होगा आसियान और सार्क कंट्रीज़ के बारे में। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में जानने से पहले हमें दिशा के बारे में जानना होगा। अब जब भी मैप देखेंगे तो ऊपर का जो एरिया होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा। तो ये जो फिगर है ये ऊपर का एरिया नॉर्थ कहलाएगा। नॉर्थ को हिंदी में हम सब उत्तर कहते हैं। नीचे का एरिया साउथ कहलाएगा। नॉर्थ और साउथ, और इस एरिया जो है उसे हम सब ईस्ट कहते हैं। और इस एरिया को हम सब वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ का हिंदी होता है उत्तर, साउथ का होता है दक्षिण, ईस्ट का होता है पूरब और वेस्ट का होता है पश्चिम। तो देखिए ये जो है ना ये पूरा का पूरा डायरेक्शन नहीं हुआ है। अब इसके अलावा और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, उन्हें हम सब कहते, और वो है ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। क्योंकि इन सब से तो आप पूरा एक्यूरेट तो जान नहीं पाएंगे, और ये ना क्योंकि उसके लिए सब डायरेक्शंस चाहिए ही होगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ये साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट। तो अब इसको हिंदी में बोलेंगे कैसे। तो ये उत्तर पूर्व भी हो सकता है, ये उत्तर पूर्व भी हो सकता है, पूर्व उत्तर भी हो सकता है। लेकिन जियोग्राफी के हिसाब से और उत्तर पूर्व सही होता है। लेकिन रेलवेज जो है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन को कहती है पूर्वोत्तर रेलवेज, क्योंकि और सरकार भी उन्हें कुछ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि रेलवेज अपने ट्रेन्स पे ध्यान देती हैं। ये उनको ज्योग्राफी तो पढ़ाना नहीं है, वो उनका ट्रेन्स चल रहा है उसी से ना उनको मतलब रहेगा। तो उसके बाद है ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो ये तो हम लोग डायरेक्शंस जान लिए हैं कि किसी भी मैप का अगर हम लोग ऊपर का साइड देखेंगे तो वो कहलाएगा नॉर्थ। तो देखिए, तो जैसे मैंने अपने एटलस में ये वर्ल्ड मैप जो है शो किया है, तो ये तो ऊपर का एरिया तो यही ना कहलाएगा नॉर्थ, और ये साउथ हुआ, और ये जो है ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो हमारी सब डायरेक्शंस है। तो देखिए अब जब हमें डायरेक्शंस का ज्ञान हो ही गया है तो हम अब 4 कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन 4 कंट्रीज़ के बारे में जानने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब देखिए जम्मू कश्मीर भारत के नॉर्थ साइड में है, ये हुआ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर कहाँ है तो आप बोलेंगे नॉर्थ में है, तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो भारत के ना नॉर्थ में है। मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन से देखने में पता चलेगा वो अलग अलग है। तिब्बत से देखेंगे तो वो वेस्ट में पड़ेगा, तो सॉरी ईस्ट में पड़ेगा। तो अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से वो अलग अलग होता है। तो अब 4 कंट्रीज के बारे में हम सब जानते हैं। तो 4 कंट्रीज जो है
बारे में हम सब जानते हैं। तो देखिए SAARC, सार्क। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब कि ये आपसी सहयोग के लिए इस कॉर्पोरेशन को बनाए हैं। अब मतलब कि इसमें ये है कि जैसे कि 8 देश आते हैं इसमें, उनका नाम है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं। अगर उनमें से जो है मतलब कि वो सब अगर दूसरे देश से, अगर उन्हीं में से कोई देश, जैसे भारत अगर पाकिस्तान को सामान बेच रहा है तो पाकिस्तान उससे कम टैक्स लेगा क्योंकि वो एसोसिएशन में आ जा रहा है, समझे? क्योंकि वो एसोसिएशन में आ ही जा रहा है। तो और आपसी सहयोग के लिए भी है कि उसको पैसा दे दिए उसकी मदद के लिए। अब जो है इसमें अब सब हम जो है जानते हैं कि उन देश की घटनाओं के बारे में, उनकी क्या खासियत है, क्या है ये इसमें। तो देखिए अब सबसे पहले तो इसमें मालदीव्स आएगा। कौन आएगा? मालदीव्स। तो मालदीव्स की एक खासियत है कि वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो पूरा देश जो है ना, मतलब कि वो पूरा देश पानी में ही बसा है। मतलब कि और उसकी कैपिटल है माले। उसकी कैपिटल है माले और वो पूरा देश पानी में बसा हुआ है। वो आइलैंड्स का ग्रुप है। वो आइलैंड्स का पूरी तरह से ग्रुप है और वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा, उससे जितना भी उसका जो पैसा आता है ना वो टूरिज्म के ही कारण आता है। और टूरिज्म भी एक अपने में एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है कि इस देश में इतना टूरिज्म है और उससे बहुत सारे जो है पैसे भी आ जाते हैं। टूरिज्म से अच्छे खासे पैसे भी आ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से टूरिज्म पे अपना जो है वो अपना पूरी तरह से वो खड़ा है। जब टूरिज्म खत्म तो मालदीव्स भी खत्म। तो अब श्रीलंका की बारी आती है। अभी हाल में श्रीलंका पूरी तरह से चौपट हुआ है, हर किसी से कर्ज मांगे हुए है और इसके पास ज़्यादा 1.5 बिलियन के कितने पैसे बचे हुए उसके पास, और जो कि और कर्ज लिया हुआ है। मतलब कि अपनी वो इकोनॉमी से भी ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है श्रीलंका। 236 बिलियन ऐसे उसे उसका बहुत सारा कर्ज है उस पर। और श्रीलंका को लेकर अब हम इसके शीत युद्ध में चल जाते हैं क्योंकि इसमें शीत युद्ध में जो है वो बहुत सी घटना हुई थी इसके लिए। तो ये श्रीलंका जो है मैं इसका मैप ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही जान लीजिए कि श्रीलंका का जो सबसे निचला भाग होता है उसी में एक जगह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, और हम्बनटोटा बंदरगाह है वो। अब उसमें अमेरिका जो है, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और रूस अपने आप दोनों को देखना नहीं चाहते थे। और शीत युद्ध जो है ये यही कहता है, मैं बस शीत युद्ध का छोटा सा डिफिनेशन दे देता हूँ कि शीत युद्ध में ये कहा गया है कि रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पे एक गोली नहीं चलाई, एक भी गोली नहीं, लेकिन दुनिया में पूरे लाशों का ढेर खड़ा कर दिया। तो कैसे? तो जो देश अमेरिका के साइड था रूस को जाके धो देता था, और जो देश रूस के साइड था और अमेरिका जो देश रूस के साइड था उससे अमेरिका धो देता था। तो ये तो है हम्बनटोटा। उधर से अमेरिका आके उसको लगा कि अब रूस के तो सारे जहाजें इधर ही से आएंगी सर्दी के दिन में। मतलब तो ऐसे देखिए ये रूस है, ऊपर में आपको ये रूस दिख रहा होगा। तो जब ठंड पड़ती है, जब ठंड आती है तो उधर से तो कुछ भेज नहीं सकता अपने, क्योंकि इधर पूरी बर्फ जम जाती है, ये पूरा आर्कटिक एरिया हो जाता है। तो रूस जो है वो ना चाहते हुए भी इधर ही से अपना पूरा जो है वो सप्लाई भेजता है। तो अब अमेरिका को लगा, ये छोटा सा देश श्रीलंका है, उसको अमेरिका को लगा कि चलो उसी में जाकर अपना कर लेते हैं, अपना पूरा एरिया इसी में चल जाते हैं। तो पूरा रडार ये सब फिट किया श्रीलंका में। श्रीलंका को खूब पैसा दिया, यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये सब करने के लिए।
तो तो श्रीलंका बोला अमेरिका को कि तुम मुझे इतने सारे पैसे दे किस लिए रहे हो। तो अमेरिका बोला कि आप तो तुम्हारी मदद के लिए तुम डेवलप बनो। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है। तो उसी में अमेरिका ने कहा कि तुम मुझे मेरा एक छोटा सा काम कर दो और मैं उसके तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कहा तो श्रीलंका बोला क्या, तुम जो है नीचे निचला एरिया जो तुम्हारा बंदरगाह है हम्बन टोटा बंदरगाह वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसमें कुछ करूँगा नहीं, उसको हथिया नहीं रहा हूँ, मैं लीज पे ले रहा हूँ, मतलब लीज पे नहीं, मतलब कि मैं तुझसे भाड़े पे ले रहा हूँ, मैं तुम्हें उसका किराया भी देता रहूँगा। तो इसका तो ठीक है। तो श्रीलंका बोला ठीक है, जब किराया दे ही रहे हैं आप तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या हो रहा है। लेकिन तभी रूस को लगा कि ये क्या हो गया, तो मेरे पूरा सिधाने आकर बैठ गया मेरे सामने। तो रूस बोला इंडिया को कि तुम जो हो मेरे लिए कुछ भी कर दो, तुम मेरे लिए वो उसे भगा दो बस, अमेरिका को, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जब तुम्हें मदद पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ठीक है, इंडिया बोला ठीक है मैं कर दूंगा ये काम। तो इसी के लिए इंडिया ने LTTE लिट्टे, और इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका कर दिया, इसकी स्थापना कर दी इंडिया ने। और जितने भी वहाँ पे श्रीलंका में जो लोग थे, जो तमिल के जो लोग थे तमिलनाडु के, उन्हें पूरी तरह से उसमें हथियार सप्लाई दे दिया। और इसमें मुख्य रूप से आप नाम सुने होंगे प्रभाकरन का। और तब उसका कहा कि श्रीलंका जो है ना उसका ऊपरी भाग जो है वो जाफना कहलाता है। तो कहा कि अब जाफना ऊपरी भाग जो है श्रीलंका का वो जाफना कहलाता है। तो अब उसने कहा तो LTT ने कहा कि अब जाफना अब हम लोग का है। अब श्रीलंका खुद ही छोटा सा है, अब उसका जाफना भी कोई हथियार लेगा तो क्या होगा। तब श्रीलंका ने कहा अमेरिका को तुम चले जाओ भाई, अब हम लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे लाखों लोग खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें पूरे के पूरे लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुम जाओ। तो अमेरिका बोलता कोई बात नहीं, यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी श्रीलंका उसको भगा दिया कि अब कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ, आप जाइए। तब रूस कहा इंडिया को बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा हर वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो श्रीलंका की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब भारत के बारे में ज़्यादा क्या करूँ, आप तो जानते ही होंगे भारत के बारे में। तो भारत को हम लोग जो है वो बता दिया भारत के बारे में। अब भारत के बारे में आप जानते हैं, इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा कुछ मैं करूँगा नहीं। अब कुछ मेन पॉइंट्स आपके भारत के बारे में बता देता हूँ। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली है। और भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, और 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। अब उसके बाद हम सब आते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान, इनके बारे में क्या कहना है, इनका कुछ नहीं है पता, ये कब यहाँ पे भारत में आके कुछ कर देते, इनका कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम तो जान लेते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान है तो वहाँ पे कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ, जैसे नमक की पहाड़ी, यहाँ पे नमक जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नमक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब उधर CPEC जो है चाइना POK से, उसने POK को भी कब्जा कर लिया 1947 में। अब चाइना उसमें CPEC बना रहा है, और CPEC कहाँ से जुड़ी हुई है, ग्वादर बंदरगाह से, जो कहाँ है, ग्वादर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि अब हम लोग जो हैं वो है ही नहीं पाकिस्तान, हम लोग जो है पाकिस्तान या अब बलूचिस्तान जो है उसको आज़ाद करो, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं ही नहीं।
हमें अपना एक अलग देश चाहिए। इसी के लिए वहाँ पे हर समय हिंसा होती रहती है। और वहाँ पे पाकिस्तानी ऐसे हैं, हेलीकॉप्टर से गोली चलवा देते हैं उन पे, हेलीकॉप्टर से उन पे गोली चलवा देते हैं। जैसे जब से मैं इनके बारे में स्टार्ट किया, उनके बारे में बताने का भी मन नहीं कर रहा है उसके बाद, इसलिए मैं इनका टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो पाकिस्तान की जो नीति है उसी कारण मुझको बताने का मन करता है। लेकिन अभी जो चाइना उसको ड्रोन दिया था, चाइना उसको ड्रोन दिया, उसमें मिसाइल फिट किया और भेजा था कि तालिबान जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो उसके बारे में क्या हुआ था, तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से ड्रोन मंगवाया। लेकिन थोड़े थोड़े बात बताऊंगा, मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा इनके बारे में। तो चाइना जो है पाकिस्तान को ड्रोन दिया कि जाओ तहरीके तालिबान को मारो, तो उसने ड्रोन उड़ाया। लेकिन चाइना को कुछ अता पता है, इनका सामान कब चलेगा कब खत्म होगा पता भी नहीं है। ये कहीं भी जाकर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है वहाँ पे जाकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही हुआ अभी, उसमें मिसाइल फिट किसकी थी, तो चाइना की। वैसा थोड़ी ना है कि आप आईफोन लिए उसमें सैमसंग का चार्जर जो उसमें डाल रहे तो हो जाएगा। तो वही बात हो जा रही है। उसी तरह जो है उसके लिए फिट किया गया चाइना का मिसाइल। अब चाइना का मिसाइल गया तहरीके तालिबान के ऊपर अटैक किया। जो मिसाइल था वो बहुत दिन से पड़ा हुआ, वो फटा भी नहीं है अभी तक। वो कैसा मिसाइल है सोच लीजिए, चाइना का। तो यही बात हो जा रही है। तो अब हम सब अफगानिस्तान में आते हैं। तो अब हम सब अफगानिस्तान में आए हैं। दोस्तों हम सब अफगानिस्तान में तो आ गए, लेकिन मैं आपको तालिबान ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी तालिबान की वीडियो में आपको बता ही दिया था कि क्या है तालिबान का ये राज कैसे बना, ये सब। तो बस हम सब उनके बारे में मेन पॉइंट्स जान लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो देखिए, अब अफगानिस्तान पूरा पहाड़ी एरिया है। अब पहाड़ी एरिया में ऐसा थोड़ी ना है कुछ वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे खनिज की भरपूर मात्रा है। क्योंकि पहाड़ में जो है, अब देखिए झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और वहाँ पे झारखंड में मिनरल्स की कोई कमी है नहीं है। अब वो भी पहाड़ी एरिया, वहाँ पे मिनरल्स की कोई कमी है नहीं। तो पहाड़ी एरिया जहाँ है तो वहाँ पे मिनरल्स की कमी नहीं है। तो वो एक पहाड़ी एरिया है अफगानिस्तान। भारत से वो आज़ाद हुआ था 1919 में। तो अंग्रेज़ों ने उसे आज़ाद किया था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, वहाँ पे सिर्फ पहाड़ था और रेगिस्तान। जैसे कि मैंने आपको तालिबान की वीडियो में बताया था कि वहाँ पे पहाड़ है और रेगिस्तान है, और उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, और वहाँ पे सिर्फ आतंकवाद है। अभी के समय वहाँ पे आतंकवाद चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो है वहाँ पे हर आदमी वहाँ पे जूझ रहा है इस आतंकवाद के कारण। और इस आतंकवाद के कारण भी वहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं बन पाती है कि ये तालिबान में ये हुआ है। तो मैंने एक न्यूज़ भी देखा था जिसमें अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका वहाँ पे हेलीकॉप्टर छोड़ के चल गया, और यही बोला था उसका सॉफ्टवेयर जो है उससे हमें सब जो है निष्कर्ष कर दिए हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया हम सब उसे। लेकिन उल्टा हुआ इसका, वहाँ के जो तालिबान वाले को तो हेलीकॉप्टर उड़ाने आता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्हें तो आता है ना, तो उसे उड़ा रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो भी चाहता है कि वो सब जो है बने रहे मेरे हिसाब से। तो उसके बाद देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 5 देश हो गए। अब नेपाल की बारी आई। अब नेपाल जो है
ये लैंडलॉक कंट्री है। और मैं अफ़गानिस्तान के बारे में ये बात बताना भूल ही गया था कि अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं? जैसे कि देखिए, नेपाल को देखिए, ये तो इधर से इंडिया की तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी घिरा हुआ है नेपाल जो है इंडिया की तरफ से, और ऊपर से चाइना की तरफ से घिरा हुआ। अब लैंड लॉक कंट्री तो हिंदी में हम सब कहते हैं स्थलबद्ध देश। और इसका कहता है कि जो देश पानी की सीमा को नहीं छुए, मतलब थोड़ा सा भी छू जाएगा वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। थोड़ा सा भी छू जाए बस, ऐसा नहीं रहना चाहिए, समुद्र को उसको छूना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्री कौन से महाद्वीप में है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे सारे कंट्रीज जो है, मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज उसमें तो लैंड लॉक्ड है। तो नेपाल में क्या हुआ था? अब फिर से हमें शीत युद्ध के समय में जाना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका ने श्रीलंका को छोड़ा, उसी छोड़ के वो नेपाल में भागा। वो कहाँ भागा? नेपाल। नेपाल में भागा। अब क्या हुआ, तो अमेरिका में एक खुराफाती दिमाग आया कि इधर से हम सब रूस को भी ध्यान रख लेंगे, इधर से चाइना को भी, इधर से भारत को भी, ताकि अब हर कुछ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन रूस कहाँ सुधरने वाला है? ऊपर से उसको लगा कि इसने तो पहले तो ठीक ही था, कम से कम थोड़ी तो दूर में था, लेकिन अब तो पूरे घर के सामने ही इसने वहाँ पे रख लिया इसने। अब क्या किया था वहाँ पे, उसको जब पता भी नहीं था तो क्या किया ना, नेपाल में क्या किया, नेपाल में आँख संबंधित बीमारी जो थी उस समय बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा थी, आँख उसमें खराब होने की बीमारी वहाँ पे नॉर्मल थी। तो अमेरिका ने वहाँ पे बहुत से आँख के डॉक्टर्स को भेजा ताकि उनको करो, और वो भी फ्री में। आँख का इलाज वहाँ पे फ्री में करते थे वहाँ के डॉक्टर्स। तो उनके आँख की जो है इलाज होने लग गया। अगर आपके सामने रोज़ रोज़ एक ही चीज़ हो रही है तो आप उसे सीख नहीं जाएंगे। इसलिए आज भी नेपाल में आँख का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो उसने वहाँ पे, नेपाल में उस समय राजा हुआ करते थे। तो क्या हुआ, तो अमेरिका ने कहा, वहाँ पे पैसे भी देने लगे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज खुलवाने लग गया। तो नेपाल ने कहा कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो अमेरिका मेरे लिए? तो अमेरिका ने कहा नेपाल को कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसको एक छोटा सा काम कर दो तो मैं ये सब जारी रखूँगा। तुम मुझे बस दो एक एयरबेस दे दो। वहाँ के राजा से अमेरिका ने कहा कि तुम मुझे एक छोटा सा एयरबेस दे दो ताकि मैं पूरी तरह अच्छी तरह से रहूँ, और मैं उसका किराया भी दूंगा। अमेरिका ने कहा। तो नेपाल के राजा ने कहा ठीक है, आप जब किराया दे ही रहे हैं, आपने हमारी मदद कर ही दी है, तो इतना छोटा सा काम करने में क्या दिक्कत है। तो एयरबेस था, तो एयरबेस में उसने पूरा हथियार लिया वो तरह से। तो अब उधर से अब रूस को पता चल गया था, खबर लीक हो गई है। अब रूस कहा कि अब ये तो पूरा सामने उठा के ले आया, अब पूरा घर के सामने ले आया, अब क्या करूं तो करूं क्या। तो मिल गया चाइना उसको, उधर मिल गया उसको चाइना। चाइना तो रूस के ही साथ था। अब चाइना जो है क्या किया, नेपाल को कहा कि अब तुम जो इस एरिया को, अब बोलो अमेरिका को यहाँ से भगाओ यहाँ से अमेरिका को। तो नेपाल कहा नहीं भगाऊंगा, मैं उसको पैसा दे रहा है इसका। तो चाइना कहा कि तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नेपाल ने कहा चुका, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। वहाँ पे सीधे माओवादी घुसा दिया, क्योंकि उस समय के जो वहाँ के जो शासक थे वो थे माओ से तुम। अब वो भी शी जिनपिंग की तरह, वो उसी तरह का तानाशाह था वो भी।
तो इसने घुसा दिया माओवादी, और माओवादी जो है वहाँ पर पूरा करने लग गए, पूरा वहाँ पे आतंकवाद जैसा जो होता है वो पूरा बढ़ गया। अब उधर से अब नेपाल जो है, अब नेपाल अमेरिका को भी भगा दिया। फिर से नेपाल जो है अमेरिका को भगा दिया, बोला कि तुम जाओ, और मुझको ये एयरबेस के चक्कर में पूरा यहाँ पे मारा पीटी हो रहा है, इसलिए अमेरिका नेपाल से भी चल गया। अमेरिका जो है नेपाल से भी चल गया। अब वहाँ पे इधर घुमा घुमा के नेपाल वाले सब, नेपाल जो है वो भारत में भेज दिया माओवादी। हो गया भारत में भी माओवादी आजकल है। तो नेपाल का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। भूटान में आते हैं हम सब। तो भूटान भी जो एक स्थलबद्ध देश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो देश जैसा कि मैंने आपको बताया था लैंडलॉक्ड कंट्रीज के बारे में, कि जिस देश की सीमा जो है पानी के साथ नहीं लगती हो, ऐसा नहीं हो है कि कहीं से भी लग जाए, मतलब कि उसकी समुद्र से लगनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कैस्पियन सागर से या कैस्पियन सी से अगर उसकी सीमा लग गई तो वो स्थलबद्ध देश नहीं कहलाएगा, उसकी समुद्र से सीमा लगनी चाहिए। तो भूटान जो है वो भी एक स्थलबद्ध देश है। तो भूटान में क्या है, वो भी पहाड़ी इलाका ही है नेपाल की तरह। यहाँ भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है, अब यही कारण इसका, अब देखिए यहाँ पे नदी जो है, जब पहाड़ से अगर आप, जब ऊंचाई से किसी चीज़ को अगर आप नीचे फेंकेंगे तो बहुत तेज़ी से जाएगी। और उसी तरह नदी का पानी का हो जाता है यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से नदी जो है पहाड़ से जब निकलती हैं तो उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, और वो जाते जाते अब वो भारत के इंटर करती है और बिहार का एरिया में आकर है, बिहार के एरिया में चल जाती हैं, और बिहार में उसी तरह से पूरी बाढ़ ले आती हैं। तो अब देखिए क्या हुआ इसके साथ, क्या उधर तो जैसे ही तिब्बत को कब्जा किया ये, अब भूटान और सिक्किम को दोनों को टेंशन में आ गए थे। सिक्किम मिल गया, क्योंकि सिक्किम जो है वो पहले दूसरा देश था। वो सिक्किम जो है ना एक देश था पहले। ये पॉलिटिक्स का टॉपिक है कि कैसे कि एक राज्य को दूसरे जैसे कि एक देश को अपने में मिला दिया जाए, तो ये पॉलिटिक्स का टॉपिक है, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो अभी इन सब इसमें जानते हैं। तो सिक्किम तो मिल गया। अब इसको कहा कि भूटान कहा कि अब यहाँ पे उसको भूटान को बहुत खतरनाक डर लगने लग गया कि मैं ही इतना छोटा सा हूँ, अब उसमें चाइना आएगा पूरा उत्पात मचा देगा। इसलिए उसने कहा भारत से कि मैं भी आपसे मिलूंगा। तो भारत ने कहा ठीक है, लेकिन कहा कि लेकिन आप चाइना वालों के साथ तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि चाइना वाले जो थे वो क्या करते थे, किसी को कहीं भेज देते थे, किसी को मंचूरिया भेज देते थे, किसी को हेनान भेज देते थे, हेनान। और वो बहुत तरह के तिब्बत में जो है तिब्बत के लोगों की कमी हो गई थी, इसलिए कहा गया कि आप पहले मैं आपके साथ 1 साल रहूँगा, फिर मैं जो करना वो देखूँगा। तो भूटान जो है वो देखा और भारत में देखा और कहा कि बहुत अच्छा, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक शर्त है। तो भारत ने कहा क्या शर्त है। तो भूटान ने कहा कि यहाँ पे जैसे ही मैं मिलूँगा वहाँ पे तभी राजशाही बरकरार रहेगी। तो भारत ने कहा ये तो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तो भूटान जो है उसको फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि अब तो क्योंकि देखिए अगर भूटान पे चीन का कब्जा हो गया तब तो एक और नया सरदर्द हो जाएगा, इसका कब्जा कर लिया ये, अब चीन में हम लोग किसी ढाने आ जाएगा। तो इसलिए भारत ने कहा कि अब हम जो है आपकी ही रक्षा करेंगे। अब भारतीय सेना जो है भूटान की रक्षा करती है।
तो भारतीय सेना जो है भूटान की रक्षा करती है अभी भी। तो उसके बाद लास्ट में आ जाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है शुरुआत में 1972 में तो अलग हुआ है, वो आज़ाद हुआ 1972 में। तब तक तो 1947 से 1972 तक तो वो पाकिस्तान का ही एरिया था, वो पाकिस्तान का ही तो था। तो भारतीय सेना उसमें जो है युद्ध लड़के उसे उसमें जो है की है, उसमें जो उसको आज़ाद की है। इसे मैं अपने अलग वीडियो में इसे मैं आपको समझा दूंगा। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ खास नहीं है। तो अब हम सब जो अब मैं इसे खत्म करता हूँ। 7 खत्म हो गया। इसमें 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद आसियान आता है, एसोसिएशन, और इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन एशियन नेशन। तो इसमें 10 देश आते हैं और इसका और 10 देश, और वो 10 देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 ऊपर के देश याद हो गए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर उसके बाद है मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और एक अन्य देश में मिलना चाहता था जिसका नाम है तिमोर लेस्टे, लेकिन उसे नहीं मिलाया गया, क्योंकि देखिए जो बड़ा रहेगा उसे प्राथमिकता। जैसे देखिए देश जो है, अब इंडोनेशिया कहा कि अगर तिमोर लेस्टे मिल गया तो मैं हट जाऊंगा, और ये मान्यता प्राप्त है कि जो बड़ा रहेगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। तो तिमोर लेस्टे नहीं बन पाया है, क्योंकि तिमोर लेस्टे जो है उसमें पहले पुर्तगाल के लोगों का कब्जा था, फिर पुर्तगाल के लोग गए तो उसमें इंडोनेशिया का कब्जा हो गया, और उसके बाद इंडोनेशिया से अलग हो गया वो ज़बरदस्ती, इसलिए अब उसे नहीं रखना चाहता है वो। तो अब सब इनके बारे में जानते हैं। तो म्यांमार ही पहले जो है वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जैसा कि हर देश को तोड़ा, हर जगह को तोड़ दिया हमसे, तो उसी तरह म्यांमार को भी तोड़ दिया। कम से कम म्यांमार को तो रहने देते। तो तो म्यांमार में जो है हमें जो है कौन आसियान से जोड़ता है, साउथ ईस्ट से जोड़ता है, तो वो एक अकेला देश है जिसका नाम है म्यांमार, और उसका पुराना नाम आसियान से हमें म्यांमार ही जोड़ता है। अब देखिए, अब म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, और म्यांमार से हम अपने संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही तो हमें आसियान से जोड़ता है। लेकिन अब बीच में सैनिक शासक कूद गए, वहाँ पे पूरा गोली चलाने लग गए, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट चालू है, आंग सान सू की को जेल में उठा के डाल दिया गया, पूरा वहाँ पे सैनिक शासन हो गया। तो उसके बाद है थाईलैंड जो है वो उसे सफ़ेद हाथी का देश माना जाता है, वहाँ पे सफ़ेद हाथी का उसे देश कहा जाता है। और हाँ, वो इलेक्ट्रिक चीज़ों सामान का, जैसे भारत में कपड़ों की दुकान कहीं भी मिल जाती है, तो उसी तरह वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दुकान भी कहीं मिल जाती है, इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान भी कहीं भी मिल जाती है। और वहाँ पे जो है देखिए, अब भारत में थाईलैंड के इलेक्ट्रिक गुड्स को जो है बैन किया हुआ है, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रिक गुड्स इतने अच्छे हैं कि भारत में मतलब कि वो सबको पीछे कर देगा। और भारत की कंपनियाँ करेंगी क्या, उनके सामान बिकेगा ही नहीं। उसके बाद है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन्हें हम सब एक ही साथ समझेंगे, क्योंकि ये तीनों फ्रेंच ईस्ट कंपनी के थे। हाँ सॉरी, ईस्ट फ्रेंच कंपनी के थे। अब देखिए, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह ईस्ट फ्रेंच कंपनी थी।
इसमें से जो है वो फ्रांस का कब्जा था, इसमें फ्रांस का कब्जा था। अब देखिए फ्रांस का कब्जा था। लाओस जो है एक स्थलबद्ध देश है, जैसा कि मैंने 3 देशों के बारे में आपको बताया, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये 3 देश हैं, स्थलबद्ध है। और उसी तरह लाओस भी है। अब लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और देखिए वियतनाम जो है वो उसमें वियतनाम वॉर हुई थी, और जिसमें अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर पता कितना बम गिराया था? 10 करोड़ बम। दूसरे बम को ये सह भी कैसे लिया था, लेकिन हो ची मिन्ह है बचा लिए, उस समय के प्रधानमंत्री थे। और देखिए भगवान के बाद वियतनाम में किसी को पूजा जाता है तो वो हो ची मिन्ह ही है, क्योंकि अगर हो ची मिन्ह नहीं रहते तो ये वियतनाम जो था ना वो अमेरिका का ही एक हिस्सा रहता। तो ये 5 देश ऊपर के कवर हो गए। उसके बाद मलेशिया आता है। आसियान में सबसे ज्यादा अगर किसी का किस्मत खराब है ना तो वो मलेशिया ही है। तो कैसे देखिए, तो देश देख रहे हैं ना, ये करोड़ों साल पुराना मलेशिया है। उसके बाद यहाँ पे एक सुनामी आई, इधर का एरिया बहा के ले गई, इधर का एरिया भी बहा के ले गई। इधर जमीन घेर ली इसको, इधर ही सिर्फ जमीन घेर ली इसको। अब देखिए ये हो गया मलक्का प्रायद्वीप, और ये मलेशिया है। ये दोनों मलेशिया बनते हैं। अब देखिए अब ये सब तो चल ही रहा था कि मलेशिया अब मलेशिया के साथ एक और परेशानी हो गई। इधर से सिंगापुर टूट गया, जिसको वो बहुत अच्छे से रखा था, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। इधर से ब्रुनई टूट गया, इसको भी बहुत तरह से उसको डेवलप किया था, दोनों टूट गए। अब इसका कुछ हो ही नहीं रहा। अब देखिए अब चाइना जो है वो ब्रुनई जो है मिनरल से संपन्न देश है, और सिंगापुर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड फेमस है, और ये अपने मिनरल्स के लिए। और यहाँ से पेट्रोलियम निकालने जब भी जाता है ऊपर से चाइना आ जाता है। जैसे कि चाइना के हर बात में कूदने की आदत है, वहाँ पे भी यहाँ पे कूद जाता है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर है, बोलता मेरा है। उधर से आके यहाँ पे बोलता है, उधर पूरा ऊपर से आता है, बोलता कि नहीं तुम यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं निकाल सकते। क्या नीति है इसकी। और इधर से अब देखिए अब यहाँ पे जो है ये एरिया कहलाता है मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये एरिया कहलाता है मलक्का। और इसमें खास बात यह है कि इतना डेवलप पता है किस कारण से हुआ है। जितनी भी जहाजें आएंगी ऊपर से ये यहीं से ही जाएंगी, यहाँ से ही आएंगी। तो क्या इतना नीचे से घूम के जाएंगी? पेट्रोल तो बर्बाद होगा। यहाँ से इससे आके इधर से ऐसे आएगी, इधर से नीचे से घूम के जाएगी, पूरा पेट्रोलियम का बर्बाद है ना, बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए उन्हें इधर इसी रास्ते से जाना होता है। तो इसी कारण यहाँ पे जहाजें रुकती है। श्रीलंका वहाँ से जो है पेट्रोल ये सब जो है डलवाती है, मतलब कि उसमें जो होता है ज़रूरी चीज़ें उसमें डलवाती हैं, खाना में सब खाती हैं और उस पर चल जाती हैं। मतलब कि ड्राइवर्स जो होते हैं उसके शिप के जो कैप्टन्स होते हैं वो सब खाना ये सब खाते हैं यहाँ पे। यहाँ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भरते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो इसी के कारण ही यहाँ पे वो डेवलप हुआ है। लेकिन इसी के बाद खटकने लग गई इसको थाईलैंड को। इधर बना दिया इस्थमस ऑफ क्रा। लेकिन इसको एक अफ्रीकन कंपनी बना रही थी, वो भाग गई छोड़ के। जैसा चाइना इसका दिया हुआ, चाइना बनाएगा भी, चाइनीज कंपनी बना रही थी। अब चाइना बनाएगा कि नहीं बनाएगा उसका कोई ऐसा कुछ है नहीं।
उसका कोई फिक्र, मतलब कि उसका कोई क्या बोलूँ मैं आपको, परमानेंट तो है नहीं। चाइना जब भी उसका मूड खराब होगा तो बोलेगा नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। तो उसके बाद ये 6 देश हो गए, सॉरी मालदीव, नहीं मालदीव श्रीलंका थोड़ी ना बोल रहा है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिर सिंगापुर, ब्रुनई। अब सिंगापुर, ब्रुनई 2 देश बाकी हैं। अब देखिए इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया क्या है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास आइलैंड है तो वो अकेले इंडोनेशिया के पास है। 13,000 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। अब देखिए इसके, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड का ग्रुप है, ना कि आइलैंड है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो ग्रीनलैंड होगा। अंटार्कटिका तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एक कॉन्टिनेंट है, पूरा बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट। तो ग्रीनलैंड जो है वो भी एक कॉन्टिनेंट, वो भी एक जो है वो आइलैंड है, और वो भी पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है। तो और ये इंडोनेशिया जो है उसके पास, और ये अपनी उसकी ये अपनी राजधानी को बदलने जा रहा है, जिसकी ये अपनी राजधानी को बदलने जा रहा है। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बदलने जा रहा है और उसकी नई राजधानी होगी नुसांतरा। और उसकी अभी जो राजधानी है वो है जकार्ता। अब वो किस आइलैंड में स्थित है, तो जो उसकी जो राजधानी है, सॉरी जकार्ता है, जकार्ता है उसकी राजधानी। और जावा जकार्ता। और वो मैं जावा जकार्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कौन से द्वीप में स्थित है, तो जावा द्वीप में वो स्थित है। तो इसे एक ट्रिक भी समझ सकते हैं कि जावा और जकार्ता दोनों ज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद है फिलीपींस और उसकी राजधानी है मनीला, और ये भी एक आइलैंड का बहुत बड़ा समूह है। और जावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो भारत में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला में है। और अगर राष्ट्रीय होगा तो तो कटक हो जाएगा। तो ये 10 देश हो गए हैं। अब इसमें एक और अन्य देश जो है वो जुड़ने की बात कर रहा था, जो और उसका नाम है तिमोर लेस्टे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े को प्राथमिकता मिलती है, इसीलिए इंडोनेशिया कहा कि अगर तिमोर लेस्टे रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। और तिमोर लेस्टे की कहा, और उसकी कहानी, सॉरी, तिमोर लेस्टे की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। तो ये पूरा आज मैंने जो है सार्क और आसियान मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो और मैंने पूरी तरह से सब कंप्लीट कर लिया है, और मैं बहुत ही जल्द मैं सेंट्रल एशिया के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।